हर रोज करीब 1500 फ्लाइट्स यूएस से यूरोप जाती हैं और इनमें से ज्यादातर अटलांटिक ओशन के ऊपर सिर्फ यही खास रूट ही इस्तेमाल करती है। ये एक तरह का जहाजों का इनविजिबल हाईवे है जिसमें सारे जहाज एक दूसरे से 60 किलोमीटर के फासले से आगे पीछे उड़ते हैं। साइडवेज इनका फासला 30 किलोमीटर, जबकि एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये एक दूसरे से सिर्फ 1000 फीट ऊपर नीचे ही होते हैं, यानी करीब 305 मीटर्स। अभी आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा या फिर कोई वीडियो तो जरूर देखी होगी जिसमें मल्टीपल जहाज आसमान में ही एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ऐसा खास तौर पर यूएस से यूरोप की फ्लाइट्स में देखा जाता है, जिसमें इस इनविजिबल हाईवे को इस्तेमाल किया जाता है। पर सवाल है कि जब पूरा आसमान खाली पड़ा है तो पायलट्स यहाँ एक दूसरे के करीब रहकर इंतहाई रिस्की सिचुएशन में सिर्फ किसी खास रूट को ही इस्तेमाल क्यों करते हैं ना? जिन जहाजों के इस इनविजिबल हाईवे को करीब 100 साल पहले ढूंढा गया था, 1920 में बसा बुरुश इनामी एक जापानीज जिसने आसमान में कई वेदर बलों ने रिसर्च के मकसद से भेजे थे। उन्होंने नोटिस किया कि 30 से 40 हजार फीट के एल्टीट्यूड पर आसमान में एक इनविजिबल ताकत है जो कि बैलून्स को इंतहाई तेज रफ्तार से ईस्ट की तरफ लेकर जाती है। उनकी इस रिसर्च पर दुनिया में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 25 सालों के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे दुनिया ने जापानी साइंटिस्ट की उस रिसर्च को सीरियस लेना शुरू कर दिया। अप्रैल 1945 में 6 दोस्त पिकनिक मनाने अमेरिकन स्टेट ओरेगन गए तो वहां जंगल में उनको एक बहुत बड़ा बैलून पड़ा हुआ नजर आया। उन्होंने एक्साइटमेंट में आकर उसको घसीट तो लिया, लेकिन उनको क्या मालूम था कि असल में ये क्या खतरा मोल लेने जा रहे हैं। उस बैलून में बॉम्ब लगा हुआ था जो हिलने झुलने से फट पड़ा और 6 के 6 दोस्त जान से हाथ धो बैठे। पूरे यूएस में इस किस्म के कई और इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हुए। इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि ये बैलून्स 10,000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन के उस पार जापान ने लॉन्च किए थे। सिर्फ 2-4 नहीं बल्कि जापान ने 9,000 के करीब बैलून बॉम्ब्स लॉन्च किए थे, जिनमें से 300 अपने टारगेट यूएस में लैंड हुए। जापान ने वसाबरू ओइशी की रिसर्च का फायदा उठाकर ये बैलून्स लॉन्च किए थे जो तेज हवाओं में बहते हुए यूएस तक जा पहुंचे। तब से लेकर 30 से 40 हजार फीट ऊपर तेज हवाओं के इस टनल को जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। करीब पूरा साल ही ये हवाएं मैक्सिमम 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ ट्रेवल करती हैं। इनको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी नोटिस किया गया है और सदर्न में भी। ये ट्यूब की शक्ल में ट्रेवल करती हैं जिसकी चौड़ाई कई 100 किलोमीटर जबकि मोटाई 4 किलोमीटर होती है। और हैरत की बात यह है कि इनकी कोई फिक्स्ड लोकेशन भी नहीं है। का मानना है कि पोल्स और इक्वेटर में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये तेज हवाएं पैदा होती हैं। इक्वेटर की गर्म हवा जब पोल की तरफ ट्रैवल करती है तो जेट स्ट्रीम से पैदा होती है, लेकिन इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ अगर हवा ट्रैवल करेगी तो इसको साउथ से नॉर्थ जाना चाहिए। पर ये जेट स्ट्रीम वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्यों ट्रैवल करती है? इसकी सबसे बड़ी वजह अर्थ की रोटेशन बताई जा रही है। हमारा अर्थ करीब 1600 किलोमीटर पर आ रही की स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है और सौतन हम इस फेर में इन तेज हवाओं को पोल्स की तरफ ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन की रोटेशन इनको वेस्ट से ईस्ट ट्रैवल करने पर मजबूर कर रही है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ के अटलांटिक के ऊपर यूएस से यूरोप जाने के लिए एक दिन में 1500 जहाज सिर्फ एक ही बात क्यों इस्तेमाल करते हैं? 1952 में एयरलाइन पायलट्स ने जेट स्कीम्स पे ध्यान देना शुरू किया था। जिस तरह पैसिफिक क्वेश्चन के ऊपर भी जेट स्ट्रीम पाई जाती है, उसी तरह यूएस से यूरोप के सफर के दौरान अटलांटिक ओशन के ऊपर भी जेट स्ट्रीम से मौजूद है। दौरान इस सफर पायलट्स जहाज को जानबूझकर जेट स्ट्रीम के अंदर लेकर जाते थे क्योंकि 250 किलोमीटर पर दास को आगे की तरफ पुश करती थी। इससे जहाज की स्पीड भी बढ़ जाती थी, टर्ब्यूलेंस भी कम हो जाती थी और जाहिर है फ्यूल की भी काफी बचत होती थी। इसी तरह अगर यूरोप से वापस यूएस जाना हो तो फिर पायलट्स कोई भी दूसरा रूट इस्तेमाल करते पर जेट स्ट्रीम से दूर ही रहते क्योंकि अब ये हवाएं ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी, जिससे जहाज पर उल्टा असर पड़ता था। वक्त गुजरता गया और एयरलाइन इंडस्ट्री
तेजी से ग्रो कर दी गई तमाम पायलट्स ईस्ट की तरफ जाने के लिए अब जेट स्ट्रीम का इस्तेमाल करने लगे। पर सबसे बड़ा मसला था जेट स्ट्रीम के अंदर बढ़ती हुई ट्रैफिक का, जिससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते थे। ये काम एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी का होता था कि वो वेदर के हिसाब से फ्लाइट्स का रूट प्लान बनाए ताकि जेट स्ट्रीम के अंदर कोई जहाज एक दूसरे से ना टकराए। ये तो हम सबको मालूम है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर लगे रिटायर्ड जहाजों की लोकेशन डिटेक्ट करते हैं। इस लोकेशन के बेसिस पे कौन सा प्लेन कितने एल्टीट्यूड पे और कितनी स्पीड से फ्लाई करेगा, ये सब कुछ एटीसी उनकी लोकेशन जानने के बाद ही मैनेज कर पाता है। लेकिन मसला ये है कि इन राइडर्स की रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती। ये ज्यादा से ज्यादा 128 किलोमीटर की रेंज में मौजूद जहाजों की पोजीशन डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी फर्ज कर लें कि न्यूयॉर्क के रेडार की रेंज सिर्फ इस सर्कल जितनी है, जिसका रेडियस 128 किलोमीटर है। जहाज इस सर्कल से बाहर जाते ही रेडार की रेंज से गायब हो जाते हैं। तो अब एटीसी को जहाज की लोकेशन का कैसे मालूम पड़ेगा? ओशन तो हजारों किलोमीटर पर फैला हुआ है। उसके ऊपर उठने वाले जहाज अपनी पोजीशन हर 14 में ऑटो के बाद सैटेलाइट यहां पर हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कंट्रोल टावर को भेजते हैं। पर इन 14 मिनटों में तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है। इसीलिए 1965 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसको नॉर्दर्न एटलांटिक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैक सिस्टम या फिर नेट ओटीएस कहा जाता है। इस सिस्टम में अमेरिका और यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स के लिए मल्टीपल रोड पार्ट्स बनाए गए थे, जिनको अटलांटिक ओशन में 4 मेन सेंटर्स कंट्रोल करते हैं। पहला है न्यूयॉर्क स्टेशन, जो इस हिस्से को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर एक कनाडा का कैंडर न्यूफाउंडलैंड है, जो इस रीजन को कंट्रोल करता है। चाइना में रिया ओशियानिक कंट्रोल इस हिस्से को, और शेनवे एक ऑन द रन पार्ट को। नेट ओट्स के टोटल 6 रूट्स हैं, जिनके नाम नेट ए से लेकर नेट तक है। टेक ऑफ से पहले पायलट्स को इनमें से कोई एक रूट में लोकेट कर दिया जाता है, या फिर दोहराने प्रवास भी। अगर किसी रोड पे ज्यादा ट्रैफिक हो तो इनको एक रूट से दूसरे रूट में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये रोड खास तौर पे ऐसे बनाए गए हैं जिससे ट्रैफिक स्प्लिट हो जाए और यूरोप जाने वाले जहाजों को टेलविंड मिल सके। टेलविंड उसको कहते हैं जो जहाज के पीछे से आकर उसको पुश करती है। इन रूट्स को मज़ीद एफिशिएंट बनाने के लिए दिन में 2 मर्तबा वेदर सैटेलाइट की मदद से जेट स्ट्रीम्स की लोकेशन देखी जाती है और फिर उस हिसाब से रूट्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है, जैसा कि आप इस लाइव विंड मैप पर देख सकते हैं। ये लाइव पे यूएसए है, राइट पे यूरोप और बीच का ये सारा अटलांटिक ओशन है। सी लेवल पे देखा जाए तो अटलांटिक ओशन के सेंटर में 22 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड है। ये पूरा वाइट पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये असल में जेट स्ट्रीम ही है जो यूएसएस है, यूरोप तक फैल रही है। नेट ओटीएस के 6 रोड्स को इस जेट स्ट्रीम के अंदर ही रखा जाता है, ताकि अगर 5 या 10 मिनटों तक प्लेन की लोकेशन एटीएस को अपडेट ना भी हो तो प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम ने टोट्स के रोड्स की कंडीशन के मुताबिक अपनी स्पीड, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड मेंटेन रख सके। यही वजह है कि यूरोप जाने वाले प्लेन्स हमें सिर्फ इसी रूट पे फ्लाई करते दिखते हैं। इस चीज को कंफर्म करने के लिए आइए लाइव प्लेन रखकर का रुख करते हैं। यहाँ अटलांटिक ओशन के इस हिस्से में यूरोप जाने वाले तमाम जहाज लाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि वापस आने वाले प्लेन्स इस जेट स्ट्रीम से बहुत दूर देखे जा सकते हैं। नाजरीन, इस कॉन्सेप्ट को आसान अल्फाज में समझाने की मैंने कोशिश तो बहुत की है। उम्मीद है प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया मिलते हैं।